बिजनेस है। मेरे पास मेरे बाप इतना नहीं बना है कि मैं जाकर बिजनेस कर, ऐसा होता था बिजनेस कर ले। बिजनेस कर लेते। लोग का देश का पीछे करने का सबसे बड़ा जो आज तक न्यूज़ चैनल है, सबसे झूठा चैनल बन चुका है। पढ़ लिख रहे हो भाई, क्या चाह रहे हो? जाकर गुजरात में लोहा पीटोगे, 8 घंटा ड्यूटी करोगे? अंबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। हम इस समय सपा कार्यालय आजमगढ़ में है, जहां पर धर्मेंद्र यादव सपा के प्रत्याशी बनाए हुए हैं। पिछली बार अगर देखें तो सपा और बीजेपी का टक्कर हुआ, जिसमें बीजेपी को जीतना पड़ा। अब की बार फिर धर्मेंद्र जी और निरहुआ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का आज देखेंगे कि आखिर माहौल अब की बार किसका है। और सर, आपका परिचय लेंगे पहले हम कमलेश यादव, जी, प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य, डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। जी। आपकी देखें तो धर्मेंद्र जी और निरहुआ जी दो लोग हैं। पिछली बार देखें तो धर्मेंद्र जी अच्छे, उनका जो रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो अब की बार क्या तैयारियां हैं सर चुनाव को लेकर के? अगली बार जो मामला रहा जो है वो उससे इस बार मामला एकदम विपरीत है जी। अगली बार जो समीकरण थे, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे मैदान में, वो समीकरण अलग था और इस बार का जो समीकरण है वो अलग है। और जनता जो है इस सरकार से पूरी तरह से उब चुकी है और समाज का हर तबका, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित समाज का हो, अल्पसंख्यक हो, हर तबका धर्मेंद्र यादव जी को और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने जा रहा है और धर्मेंद्र यादव को चुनाव बम्पर वोटों से जिताने जा रहा है। अब की बार क्या मुद्दा रहेगा सर चुनाव को लेकर के? इतना मुद्दा छोड़े हैं ये लोग देश के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला की सुरक्षा का मुद्दा, बहुत मुद्दा इन्होंने छोड़ा है। और देश बेचने का जो सबसे बड़ा मुद्दा और भी है, देश बेचने का जो मुद्दा है, संविधान को बदलने का मुद्दा है। इसलिए जनता जो है इस बार संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाने जा रही है और धर्मेंद्र यादव को और बगल की सीट दरोगा प्रसाद सरोज को भी भारी वोटों से जिताने जा रही है। कहा जा रहा है सर कि जो सपा है जातिवाद को लेकर के वोट मांग रही है, उसके बाद जो टिकटें दी है अपने ही के खानदान को ज़्यादा दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो विरोधियों की खाली चाल है जी। जातिवाद, सबसे बड़ा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने जी। हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, जहां हिंदू मुसलमान को मिला करके आज हमारा भारतवर्ष है। ये गुलदस्ता है हमारा भारतवर्ष। और समाजवादी पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन हिंदू मुसलमान को लेकर साथ चलने की लेकर के बात करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की दरार खाई बना रखी है कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहती है। तो सबसे बड़ा जातिवाद तो बीजेपी है, उससे बड़ा जातिवाद कौन है? वो पिछड़ों को, दलितों को इतनी प्रताड़ना दे रही है, अल्पसंख्यकों को इतनी प्रताड़ना दे रही है। सीधा सीधा उनका है कि इन लोगों का कोई काम ना हो, इन लोगों का कोई विकास ना हो। तो उनसे बड़ा जातिवाद कौन है? हमारे यहाँ तो सब वर्ग का काम होता है। हमारी सरकार रही अखिलेश जी की, सारे वर्गों को लाभ मिला था, नौकरियाँ मिली थी, किसी एक वर्ग को नौकरी थोड़ी नहीं मिली थी, सारे वर्गों को नौकरी मिली थी। तो ये विरोधियों की चाल है कि परिवारवाद का बात करते हैं। कहा जा रहा है सर सपा के गढ़ में पिछली बार बीजेपी आई थी, अब की बार फिर लोग अनुमान लगा रहे हैं बीजेपी आएगी, क्या लगता है सर आपको? ऐसा नहीं, अगली बार ये जो गढ़ रहा हमारा, माननीय निरहु जी एक्सीडेंटल मामला रहा, उस बार एक्सीडेंटल सांसद हो गए। एक ऐसा माहौल हुआ इस बार कि मामला उनका बन गया, अब ऐसा होने वाला नहीं है। जी। क्या सर नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। तो अब की बार वोट किसको करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे वोट तो विकास के नाम पे पड़ेगा जी। और आजमगढ़ के एक एक ईंट पे जी। माननीय स्वर्गीय नेताजी जी। और अखिलेश यादव जी। आप कहीं आजमगढ़ किसी कोने पे आप देख लीजिए, पुल से लेकर के जो कई वर्षों से आज़ादी के बाद जो गांव शहर से नहीं जुड़ा था, उसको समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया। जैसे अब हथिया का पुल आप देख लीजिए, बागलखराव का पुल देख लीजिए, ऐसे तमाम जो है, जो गांव जहां की माँ बहनें अगर बीमार पड़ जाती थी तो लोग यह सोचते थे कि हॉस्पिटल में हम कैसे लेके जाएं।
वो समाजवादी पार्टी ने वैसे वैसे गांव को चुन करके जो है वो विकास से जोड़ने का काम किया। और महिला हॉस्पिटल है, कृषि विश्वविद्यालय है, पीजीआई है, तमाम ऐसे जो हैं ऐसे तमाम विकास हुए। और लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इतने दिन से सरकार में रही। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, अब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा प्रदेश में अगर राज किया है तो भाजपा के लोग राज किए हैं। अब वो पूरे 20-25 साल का वो उठा कर देख ले, एक ईंटा भी रखे हों। लेकिन इस बार जो है जनता यहाँ की जो है कोसने लगी कि जो है एक एक ईंटा पे जो है समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। और जब समाज विपक्ष जो हमारे नेताजी ने जब यह आवाज़ उठाई कि आपने जो है आजमगढ़ में इतने दिन से आप सरकार में हैं तो आप क्या करें, तो मजबूरी में विपक्ष के दबाव में आकर के जो है आनंद फानन में वो जो है, क्योंकि वो तो समाजवादी पार्टी में ही वो यूनिवर्सिटी बन जाती। लेकिन सरकार चली गई, तमाम रूपरेखाएं समाजवादी पार्टी ने बना रखा था। लेकिन चले जाने के बाद विपक्ष के दबाव में जो है कि हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए उन्होंने और वो भी आधा अधूरा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिए। तो समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट जो दे रहे हैं, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, गरीब तबका हो चाहे जो भी हो, सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। जी, कहा जाता है जब सपा की सरकार आती है तो जितने यादव लोग हैं सब मंत्री विधायक सांसद यहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, वो तो योगी जी बोल रहे हैं विधानसभा में कि 46 में 56 हो गए, तो अब उनकी बात को क्या कहा जाए? जब उनके बड़े लीडर बोलते हैं उनको यह नहीं पता है कि इंटर और हाई स्कूल क्या है। तो अब योगी जी की बात और माननीय और ऊंचे लोगों की बात पर क्या ध्यान दिया जाए, बताइए। सर, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि कहा जा रहा है कि अब की बार धर्मेंद्र जी यहाँ से अगर जीतते हैं तो फिर चेहरा यहाँ आजमगढ़ में नहीं दिखाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी का आजमगढ़ में आवास है जी, और सदियों से नेताजी के ज़माने से नेताजी कहा करते थे कि मैं इटावा मैनपुरी छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। अगर मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। और आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा नेताजी को अपना माना, नेताजी को अपने घर का माना। और आज तो मानिए उनका आवास भी अनवरगंज में बन गया है। जो कहता है कि धर्मेंद्र यादव बाहरी है, वो मैं सिरे से खारिज करता हूँ विरोधियों के इस बयान को कि धर्मेंद्र यादव का यहाँ आवास हो चुका है। और वर्तमान में धर्मेंद्र यादव जी परानापुर में आवास ले भी चुके हैं। तो यहाँ धर्मेंद्र यादव पूरे 5 साल रह करके उनके सुख दुख में जाने का काम करेंगे और विरोधियों को दिखाएंगे कि धर्मेंद्र यादव एक ऐसे सांसद हैं जिनको पूरा देश विदेश जानता है। धर्मेंद्र यादव की आवाज़ संसद के अंदर घुसती है। जी जी। आपका सर परिचय? मोहम्मद इस्लाम। तो क्या माहौल रहेगा सर आपकी बार चुनाव को लेकर के? समाजवादी पार्टी का रहे माहौल, समाजवादी पार्टी का रहेगा सर। तो देख रहे हैं कि लोग कुछ मुस्लिम जो है कि सपा को छोड़ करके जो मायावती बहन जी के सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बातें चल रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात जी। लालगंज एक सा सुरक्षित सीट है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई हमसे मिले जो उन्होंने कहा कि अब की बार हम लोग सपा को वोट नहीं करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा सर? वहाँ पर ऐसी बात तो नहीं है। जी जी। ऐसी बात नहीं है। तो अब की बार देखें तो आजमगढ़ धर्मेंद्र जी लड़ रहे हैं, तो कितना वोट आप लोग करेंगे अब की बार? अरे हम लोग करीब के 2-2.5 लाख से जीतेंगे। जी 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 2-2.5 जी जी जी। तो एक भाई साहब और हैं, उनसे हम आपका सर परिचय? मिराज अहमद। जी, मिराज आपका नाम है। तो अब की बार वोट किसको करेंगे आप? वोट तो हमेशा समाजवादी को जाता है। समाजवादी को जाता है। अब की बार फिर? अरे उसमें कहने की क्या बात है, हमेशा जाता है तो अब की भी साइकिल पे जाएगा। अब की बार फिर तो कितने वोट से अब की बार आप लोग विजयी बनाएंगे धर्मेंद्र जी को? ऐसा है कि आजमगढ़ में जो है पिछले चुनाव का समीकरण जो था और इस चुनाव का समीकरण बहुत अलग है। और देश विदेश में किसी की लहर हो, किसी तरह का माहौल हो, लेकिन आजमगढ़ का माहौल और आजमगढ़ का टेस्ट बहुत अलग है। वो जो है जी जी, वो अपने आप में ऐसा है कि वो अलग ही
क्रांतिकारी धरती है और यहाँ के लोग हैं जी जो अपने तरीके से जो है उस पर वोट करते हैं। जी जी। तो आजमगढ़ की जनता जो है, आप मुस्लिम में से हैं, तो आजमगढ़ के जितने मुस्लिम हैं सभी लोग सपा को वोट करेंगे? हाँ, कोई उसमें शक नहीं है, वो एक तरफा जाएगी। एक तरफा। हाँ। तो क्या नाम है बाबू? हमारा नाम यशवंत है। हाँ, यशवंत यशवंत जी, अब की बार किसको वोट करेंगे आप? इस बार मेरा पहला वोट है अपने अभी तक का। हाँ हाँ, 18 साल पूरा कर हाँ, लिया। 18 साल हमारा भी इस बार हम योग्य हो गए हैं। हाँ। और इस बार हमारा देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं कह रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य देखेगा उसी को वोट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, हम यूपीपी की तैयारी करते हैं, इन्होंने चुनाव से पहले फॉर्म अप्लाई करवाया, पैसा ले लिया, चुनाव उस पैसे से करवा रहे हैं। बताइए बच्चों का भविष्य अच्छा, ये बताइए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, तो भविष्य में नौकरी पा जाए। सब प्राइवेट नौकरी के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। अरे गरीब आदमी के लिए क्या है, बिजनेस है। मेरे बाप इतना नहीं बना है कि मैं जाकर बिजनेस कर, पैसा होता था बिजनेस कर लेते। बिजनेस कर लेते, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में हूँ। और सरकारी नौकरी गवर्नमेंट सब प्राइवेट कर रही है। हमारा अगर आर्मी जो है उसे दे दिया है 5 साल के लिए। 4 साल के लिए। और मेरा इस बार अग्निवीर में सिलेक्शन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सब कुछ। मैं, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं आप अग्निवीर में मत जाओ। क्यों घर वाले बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा बोल रहे हैं, देखिए आप अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, आप 11 लाख में अपने बच्चों की ज़िंदगी तय करेंगे, आप अपने बच्चों का करेंगे? नहीं नहीं। बताइए गवर्नमेंट गलत की है कि नहीं? इस पर आज आप अपने बच्चों का खुद ही भविष्य सोचिए। आप खुद ही एक गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते सपा को दीजिए, कांग्रेस को, जो बच्चों का भविष्य बनाए उसे। हमारे देश में एक सुई नहीं बनता था, तब कांग्रेस ने उस समय हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे ऊपर राज कर कर चली गई, तब हमारा देश गुलाम बन के फिर सुई नहीं बनती थी। उस समय हमारा देश में कांग्रेस सरकार थी और यहाँ सुई बनाने का काम किया। आज हमारे देश में सब कुछ बना। आज इन्होंने 9 साल में सब बेचा है केवल। मैं यहाँ पढ़ लिख कर इसलिए बोल दे रहा हूँ, मुझे बोलने का राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों का भविष्य आप लोग के हाथ में है। भैया लोग, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ बच्चों का भविष्य बनाइए। क्यों सबकी गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अंबानी अडानी बड़मनी होते चले जा रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे ऊपर राज कर चली गई, इस तरह मुकेश अंबानी फिर राज कर चले जाएंगे। ये बताइए, मोदी जी एक न्यूज़ चैनल में बोल रहे थे, आपके मतलब ऑफिस के सामने, स्टूडियो के सामने कोई 200 का पकौड़ा बेचकर चले जाए, उसे रोजगार है? वो कोई रोजगार? मैं बीएससी कर रहा हूँ सर, इस बार मेरा बीएससी है, मैं इंटर क्वालिफाइड हुआ हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। यूपी के युवा का दर्द देखिए। और देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ बीएससी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बोल रही है आप पकौड़ा बेचिए। भैया मुझे किसी पार्टी से नहीं मतलब, लेकिन मैं पकौड़ा बेचने, मैं बीएससी करके जाऊँ पकौड़ा बेचने, ये कौन सी सरकार है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पार्टी से नहीं मतलब, लेकिन मैं अपना विचार प्रकट कर दिया आपके सामने। देखिए, हम यही जानते हैं, अगर जो रोजगार देगा, अखिलेश जी ने कहा था आप अग्निवीर सेवा बंद करने, कांग्रेस भी बोली अग्निवीर। देखिए 11 लाख एक नेता, मोदी जी आप अपना रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना बढ़ा दिया, बढ़ाकर फिर 80 साल कर देंगे लोकसभा बैठने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। अग्निवीर 4 साल के लिए जाएगा। मुझे आज अगर मेरा सिलेक्शन होता है, ये 18 साल करे, मुझे पाकिस्तान में हल कर मरवाए, मारूंगा पाकिस्तान को घुस कर अकेले दम पे। लेकिन ये ऐसी गवर्नमेंट कर रही है कि हमारा देश एकदम बैकवर्ड। देखिए हमारा देश किस स्थिति आ गई हमारी देश की। 9 साल रही है, सब प्राइवेट सेक्टर कर दिया। क्या कोई सरकारी किया? एयरपोर्ट सब कुछ बेचा, पैसा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इतना पैसा वहाँ से घोटाला किया, वो सब पैसा कहाँ गया? मैं वही गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, बताए वो पैसा कहाँ गया? कोई गरीब के पास, कोई गरीब बड़ा आदमी बना भी। मोदी जी का मैं एक भाषण सुना, उन्होंने गया एक गरीब आदमी के घर बैठा हुआ था, मोदी जी बैठे और पूछे आपको सिलेंडर कब मिला, तो वो बोली अभी कल मिला। बताइए, जब कल मिला है, अगर 2-4 साल पहले मिलता हम कहते हैं हाँ चलो 2-4 साल पहले, कल मिला है। बताइए, जब वो कहीं जा रहे हैं तो कल मिल रहा है। हमें देखिए पार्टी से नहीं मतलब है, देश की स्थिति देखिए क्या हो रही है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास, मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा कर पढ़ता हूँ। अगर मैं नहीं कामयाब होकर जाऊँगा, मेरे पास इस समय बैग में सब बुक है,
मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन देख लीजिए यूपी का युवा है आज हमारे साथ है, जो इस समय बीएससी किए हुए हैं। इन्होंने परीक्षा दिया पुलिस का, लेकिन पेपर लीक हो गया। उसके बाद ये आत्मनिर्भर जो सरकार युवाओं को बना रही है, अग्निवीर की जो योजनाएं चलाई है उनसे दुखी हैं और स्थिति धरातल पर यही है। लेकिन मीडिया जिसको छिपाती, आज वह बालक पहली बार वोट करने जा रहा है, लेकिन वह अपने इस युवा पीढ़ी को एक संदेश भी दे रहा है कि जितने लोग वोट डाल रहे हैं इस युवा की दर्द को समझ सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे मित्र, अगर नौकरी नहीं मिली तो? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? सीपेट करेंगे। सीपेट करके हमारे इंडिया की स्थिति खराब हो गई, सीपेट करके दुबई जाएंगे और क्या करेंगे? पढ़ लिख कर हम दूसरे इंजीनियरिंग करके दूसरे कंपनी में जाएंगे। 2.5 लाख रुपए मेरे इंजीनियरिंग में लगेगा, कहाँ से आएगा? मैं एक बिस्सा बेचूं या तब आएगा, तो कहाँ से लाएंगे भैया? आप खुद सोचिए। एक गार्जियन, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मुझे 300 रुपये पर डे देते हैं मजदूरी कर, 200 घर का खर्चा चलाते हैं। बताइए, मैं यहाँ बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ ट्रामा सेंटर के सामने, वहाँ पर पढ़ाता हूँ। और बताइए, अगर मैं जिस दिन कामयाब ना होऊंगा, मेरे बाप के कलेजे से क्या निकलेगा? हाय, आप खुद सोचिए। मुझे जात बिरादर से नहीं, देखिए पहले जात बिरादर नहीं था, जब से भाजपा सरकार आई जात बिरादर हिंदू करके। अच्छा ये बताइए, मैं हिंदू हूँ, मान लीजिए मैं हिंदू, कट्टर हिंदू, मैं चुरकी उर्की सब कुछ रखा हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन जब मेरे पास मेरे घर में एक बेला का राशन नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? बताइए। आप देखिए, अगर मेरे घर आज खाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है जानते हैं? उनका विचार क्या है? जैसे आपके घर में आज खाने का नहीं है, ठीक है, आज आपके घर में खाने का नहीं, तो आप अपने खाने के विषय में सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों को शाम को कहाँ से खिलाऊंगा, तब वो कुछ नहीं सोच पाएंगे। 5 किलो राशन में काम नहीं। देखिए 5 किलो राशन से बताइए, आप खुद सोचिए। एक समय था कांग्रेस के समय में, मैं स्वयं खाना खा लेता था खेत से पैदा करके, आज मुझे सरकार खिला रही है। सोचिए देश का मेरा अस्तित्व कहाँ चला गया, कितना पीछे चला गया। बताइए, अगर आपको कोई और गरीब आदमी या कोई आकर आदमी खाना खिलाए, आप गरीब हुए कि नहीं? तो आज बताइए, सरकार खिला रही, मैं गरीब हुआ कि नहीं? बताइए आप सर, खुद बताइए। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग खाने के लिए मोहताज रहेंगे, महंगाई चरम सीमा पे रहेगी, तब हम अपने खाने के विषय में सोचेंगे, पढ़ाई शिक्षा के विषय में नहीं सोच पाएंगे। नहीं, आज हमारा सब कुछ प्राइवेट कर दिए। आज मोदी जी कहते हैं हिंदू मुसलमान, आज हिंदू मुसलमान, वो गाड़ी जो बनाई होगा इंजीनियर, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया होगा, वो स्टूडेंट बनाया होगा, पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनाया होगा। सर मैं कहता हूँ, आप लोग सबसे कहता हूँ, मुझसे इस पार्टी से किसी पार्टी से नहीं मतलब, भविष्य, बच्चों का भविष्य यहाँ पर है, यहाँ पर दीजिए वोट। हम इसे नहीं कहते हैं कि आप यहीं पर वोट दीजिए, लेकिन भविष्य पे दीजिए, क्योंकि बच्चों का जब भविष्य रहेगा तो आपका भविष्य रहेगा। आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो कल का कुछ करके अच्छा काम करे। जिस दिन मैं कामयाब होकर यहाँ से बनकर जाऊँगा, उस दिन मेरे गाँव में पूरा शोर होगा कि वो आज कुछ बनकर आया है। मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ, मेरी 4 बहनें, मेरी 2 बहन का शादी हो गया, 2 बहन छोटी हैं, पापा दिहाड़ी करते हैं, इतना पैसा नहीं बहन की शादी कर ले। मेरा उम्मीद है कि मैं जिस दिन कामयाब होकर जाऊँगा, अपनी 2 बहन की शादी करूँगा। बताइए, मेरी ये स्थिति है आज। देखिए, सरकार घोटाले जगह जगह कर रही है, युवाओं को सिर्फ अग्निवीर में ढकेला जा रहा है, लेकिन एक युवा जो गरीब तबके के हैं, पढ़ा लिख करके IAS PCS इंजीनियर बनता, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है, लेकिन सरकार सबको धर्म के नाम पर लूटने का काम कर रही है। भाई साहब, एक गरीब तबके के 300 दिहाड़ी पिताजी करते हैं, लेकिन जो राशन के और गैस सिलेंडर के जो बातें चल रही है, सरासर देखिए धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे आप BSc किए हैं और मैं BSc इस बार करूंगा, क्योंकि मैं इंटर इस बार क्वालिफाइड हुआ हूं और मेरा 19 साल एज हो गया है, और मेरा 18 में मैं वहाँ पर गया था बनारस ARO में, फर्स्ट रनिंग मारा था, वहाँ पर फर्स्ट दौड़ मारा था। सर मैं इस बार मेरा आर्मी में चयन हो गया होता, अग्निवीर में, लेकिन मेरे घर वाले, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, मेरे पापा रोने लगते हैं, कहते हैं क्या करे, तुम 1 साल के लिए जाओगे, 4 साल के लिए, 4 साल बाद तुम्हारा बताइए सर, एक पॉलिटिक्स, एक नेता बन रहा है, सांसद जी निरहू जी बने हैं सांसद, और वो देखिए अभी जीतेंगे तो 5 साल रहेंगे, और वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। मैं अपने देश के लिए मरने जा रहा हूँ, मुझे मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं। मेरा पेपर निकला है सर, मैं पेपर देकर आया हूँ, और मेरा आप नहीं तो कभी मुझसे आप हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा 40 क्वेश्चन करेक्ट है, मैं 50 में 40 क्वेश्चन करेक्ट
सेलेक्ट कर आया हूँ और मेरा इस बार सिलेक्शन है आर्मी में। लेकिन मेरा एक बार दिल अंदर से कर रहा है मत जाओ, तुम मेहनत करो केवल। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार सरकार बदल जाए और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं सरकार बदलेगी। मेरी बुआ हैं तो मेरी बुआ सुपर टेट के लिए बैठी हैं, यूपी टेट निकाल कर सुपर टेट के लिए बैठी हैं। सर बताइए, भर्ती नहीं आई अभी आप? बताइए, हमारे योगी जी बोल रहे हैं यूपी में टीचरों की कमी नहीं। आप सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, टीचरों की कमी है। आज देखिए, हम ये बात कहना चाहता हूँ, मुझसे सबसे अच्छा नेता मुझे लगता है तो सबसे अच्छा केजरीवाल। मुझे केजरीवाल पढ़ा लिखा नेता है, अच्छा नेता है। केजरीवाल तो जेल में है इस समय। देखिए वो अच्छा नेता है, उसे तो भाजपा वाले ने चाहे जिस तरह भी रख दिए होंगे। आप मुझसे इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सके आपको उठाकर जेल में डाल सकते हैं, हमें भी, क्योंकि आज इनका सरकार है, आज इनकी सत्ता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल आज सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए, गरीब आदमी और बड़े लोग का आदमी एक साथ बच्चों पढ़ रहे हैं। क्या बताइए, हमारा देश आगे बढ़ेगा कि नहीं? आज यूपी में बताए टीचरों की कमी नहीं है, कौन सा आप भाषण दे रहे हैं भैया? कहाँ से हमारे प्राइमरी के आप कभी चले जाइए, वहाँ का इंटरव्यू लीजिए, उन्हें अच्छे से पूछेंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा कर किसी तरह पढ़ा हूँ, मैं अपना दर्द मैं जानूंगा। योगी जी क्या जानेंगे हिंदू मुसलमान पे? बच्चों का तकलीफ समझिए, तब हमारा देश आगे जाएगा। क्योंकि आप कोचिंग पढ़ाते हैं तब परिवार को चलाते हैं, तो बच्चों में कितने बच्चे होंगे आप? मेरे बच्चे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे, कितना मिलता है? मुझे 2500 रुपये मिलता है। 1100 मैं रूम का देता हूँ, 500 रुपये मंथली खाता हूँ और 1000 रुपये मेरा 500 यूपी की मैं कोचिंग न्यू दिशा कोचिंग में करता हूँ, वहाँ बस स्टैंड के पीछे। तो 500 वहाँ देता हूँ, 400 लाइब्रेरी का देता हूँ, 100-200 रुपये मेरे जेब में पूरे महीने चलता है। यही ज़िंदगी कट रही है। अब माँ बाप की ख्वाहिश है। देखिए, ये अखिलेश भैया बोले थे कि जिस दिन मेरी सत्ता, मेरा सरकार आएगी, मेरी सत्ता बनेगी, युवाओं को मेरिट पे होगी। देखिए, हम कहते हैं हमें पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो मुझे जब मुझे चोर को पकड़ना ही है या बॉर्डर के उस पार जाकर लड़ाई करना है, तो मेरे वहाँ पर शिक्षा नहीं देखा जाएगा। अखिलेश जी ने अच्छा किया था, मतलब मेरिट पे वैकेंसी निकाल कर, कम से कम बेरोजगारी तो एक अपने स्थान पे तो था। आज देखिए सब लोग, आप यूपी का फॉर्म भरा गया था, 50 लाख भरा गया। बताइए 2 अरब रुपये आया, 2 अरब रुपये क्या हुआ अभी बताइए? गवर्नमेंट अब तक तो करवा देना चाहिए। हर एक पेपर में लीकेज होता है, लेकिन इन्होंने हद पार कर दिया, सीमा पार कर दिया ये गवर्नमेंट। और हम आपसे सर बता देते हैं, कोई कभी हो जाए, कोई कितना बड़ा आदमी, एक दिन उसे ज़मीन पे आना पड़ता है। ये लिखा गया इतिहास में, चाहे राजा हो चाहे कुछ भी, उसे एक दिन ज़मीन पे आना है और ये सरकार आएगी ज़मीन पे। और इनके ऊपर जितना घोटाला किए हैं CBI ED के द्वारा, सब इन्हें वसूला जाएगा। देख लीजिएगा सर, हम नहीं कह रहे हैं, ये आने वाला भविष्य गवर्नमेंट कह रही है, इनसे सब वसूला जाएगा। इन्होंने बताइए, अभी जी न्यूज़ जो बड़े बड़े अडानी अंबानी हैं, उनके 85 लाख थे, 15 लाख उन्हें केवल 15 करोड़ जमा करना हो रहा है। बताइए, वही गरीब का माफ़ किए होते, किसान वालों का पैसा। अखिलेश जी ने जब उनका सत्ता आया तो उन्होंने किसानों का माफ़ किया था, क्या इन्होंने क्या माफ़ किया? बताइए सर, आप बताइए। देश का अस्तित्व देखिए, एक गरीब, देखिए सर, जब आप कंपनी का साथ देंगे, जिस तरह हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर चली गई, उसी तरह एक गवर्नमेंट भी राज कर चली, एक जॉन अंबानी अडानी है, ये सब फिर भी हमारे ऊपर राज कर चले जाएंगे। इसीलिए हम सर कहते हैं, कंपनियों का साथ मत दीजिए। और सब जो सरकारी कर रहे हैं, हमारी अभी देश की स्थिति नहीं हो गई है कि आप 4 साल अग्निवीर कर दिए हैं और सब प्राइवेट कर दिए हैं। इतना हमारा देश अस्तित्व नहीं बन गया है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे चला गया है, 4 साल चलो अग्निवीर चल जाएगा और प्राइवेट कर देंगे, चल जाए। अभी हमारे देश की सरकारी की ज़रूरत है। सर आप भी सोचते होंगे, जब पढ़ाई कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं भी सरकारी हो जाऊं, लेकिन फिलहाल नहीं हुए, तो भगवान के दुआ से आप संविधान के 4थे स्तंभ को लेकर खड़े हैं। आज हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन सर आप लोग अपना अस्तित्व खो रहे हैं। कहीं आप आपका सब लोग का देश का पीछे करने का सबसे बड़ा जो आज तक न्यूज़ चैनल है, सबसे झूठा चैनल बन चुका है। क्योंकि सर इन्होंने बहुत देश में जितना घोटाला हुआ सर कभी दिखाया नहीं।
नहीं। जब जनता तो एक भेड़ की तरह है, जनता जहाँ चाहे एक कुएं में सब गिर जाती है जनता, लेकिन जनता को अब जागो मेरे जनता, मेरे प्यारे जनता जागो, मेरा देश का अस्तित्व जा रहा है। मेरे भले से मुझे 10 लोग गाली देंगे, लेकिन आज देश की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इतना कांग्रेस और सपा के रहते इतना अस्तित्व नहीं खराब हुआ था जितना अब हो चुकी है। महंगाई अपने चरम सीमा पे है, बच्चे रोजगार हैं। और देखिए सर, बेरोजगार हैं बच्चे सर बताइए नहीं है, वैकेंसी आ रही। मैं सर SSC GD का दिया था, मेरा इंटर क्वालिफाई करके मैं जो भी पढ़कर दिया था, मेरा 40 क्वेश्चन, मैं 60 क्वेश्चन टच किया था और 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना था, और मैंने टच किया था 60 क्वेश्चन, मेरा 40 क्वेश्चन टच था और मैं सही था, और 20 क्वेश्चन मेरा गलत था। और मेरिट जानते हैं कितना गई? 68 क्वेश्चन जो किया है OBC वालों का गया है, OBC वालों का। बताइए सर कैसे नौकरी मिलेगी? सर बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर मारो तब तो तुम्हारा सिलेक्शन है। आपकी पहली बार वोट कर रहे हैं, किसको करेंगे? सर मेरा इस बार देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस सपा गठबंधन है। इस बार कांग्रेस जीतेगी सर, ये बेईमानी कर लेंगे चलेगा, लेकिन कांग्रेस ही है। क्यों कांग्रेस को करें? देखिए सर, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया हमारे देश को, आप उसका अगर देखेंगे तो हमारे देश में बहुत कुछ दिया है सर। हमारे देश में सुई नहीं, बता रहे थे आपसे, सुई नहीं बन रही थी। बता रहे हैं लोग जो 70 साल में नहीं हुआ, जब से भाजपा सरकार आई है वो सब करके उनका 5 फायदा कोई गिनवा दे, कोई हो तो गिनवा दे मुझे 5-6 फायदा की बीजेपी ने क्या किया। बता रहे हैं तो लोग राशन दे दिया, और उसके बाद गैस सिलेंडर दे दिया, धारा 344, राम मंदिर। सर बताएं, आपसे बात बताएं, शौचालय देखिए, शौचालय दिया, शौचालय से उतना इफेक्ट देखिए, शौचालय से आपका पेट नहीं भरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, पहली बात। और आप कह रहे हैं राशन के लिए, राशन से मैं यहाँ पर आजमगढ़ पढ़ता हूँ सर ना, मैं यहाँ 5 किलो अगर मैं राशन लेकर आऊँगा पूरे महीने नहीं खा पाऊँगा। ये 5 किलो राशन कैसे दे रहे हैं? कौन हो, उसका कौन बेनिफिट है बताइए? वैसे ही हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, मान लीजिए महंगाई तो रहेगी, लेकिन जिस तरह इन्होंने लूट मार किया है हर ठगर, सर हो सकता है आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे भविष्य के ऊपर दिक्कत हो सकता है। इन्होंने जितना घपला किया है, हर एक चीज़ में घोटाला किया है, इनका भविष्य खुद ही बताएगा कैसा उज्जवल होगा कि इन्हें कितना नीचे। राम मंदिर का निर्माण तो करवा दिए हैं ना सर, ये बताइए, राम मंदिर बन गया, मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, चलिए पर हाँ श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, चलिए वो बन गया राम मंदिर। राम मंदिर से ठीक है, लेकिन रोजगार में तो बढ़ावा आया है ना। कहाँ रोजगार सर? रोज लोग फूल बेच रहे हैं, दुकानें लग रही हैं, होटल। ये सर बताइए, मैं BSc कर रहा हूँ, जिस दिन सीपेट करूँगा 1.5-2 लाख मेरा सीपेट में लगेगा। मैं सीपेट करके जब मैं फूल बेचने जाऊँगा तो मुझे सर बताइए BSc करके मुझे क्या लगेगा बताइए? फूल बेचने जाऊँगा मैं फूल बेचने जाऊँगा, आप अपने हिसाब से सोचिए सर। फूल बेचने से अखिलेश जी ने इतना अच्छा काम किया था, भले से संविदा पे सबको रखा था, चाहे जिस तरह रखा था, लेकिन अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया सर। आप उनकी बेनिफिट को मैं आपको गुणगान नहीं कर सकता। उन्होंने देखिए अभी कहेंगे यादव उस समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, हाँ दबदबा बना, हाँ सांसद, आप यही बात कहेंगे। देखिए सत्ता जिसकी हो, इस समय ब्राह्मण ठाकुर नहीं दबदबा बांध रहे हैं सर। अभी सर मैं एक बार मेरा एक लड़के से थोड़ा सा वो हो गया था, हाँ विवाद हो गया था। मैं गया, पहले पूछ रहे थे अपनी जाति बताओ, वहाँ के चौधरी थे थाना के, बोल रहे अपनी जाति बताओ। थाना वाले बोल रहे हैं? हाँ सर, ये बताइए ये कहाँ का ये रूल नियम है? जाति विवाद, इस समय जाति विवाद हो रही, पहले सर जाति विवाद नहीं था, अब इस समय जाति विवाद एक कर दिए कि ये यादव है, ये हिंदू है, मुसलमान है। ये बताइए, अभी तो हिंदू मुसलमान से लड़ाई कर रहे थे, जब यादव टक्कर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये तो यादव हैं, ये यादव नहीं हिंदू हैं। क्या भैया उनकी बुराई कर रहे हैं आप? एक तरफ वो भी तो हिंदू हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लीजिए, हिंदू हैं भाई, हम सनातन पैदा हुए हैं। अगर अखिलेश जी हिंदू होते तो उनका जो है कुर्सी थी, हाँ, उसको धुलवाया गया। देखिए सर, मैं जब संविधान लिखा जा रहा था, मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय जो SC ST OBC कुछ जातियाँ थी, इन्हें हिंदू धर्म से निकाला जा रहा था,
और जो ST OBC एक गौड़ और अन्य बिरादरी, चौहान वहान बिरादरी, अन्य बिरादरी हैं जो अपने आप को कट्टर भाजपा समझ रहे हैं, ये इन्हें खुद ही नहीं पता है कि हाँ, ये जब संविधान बनाया जा रहा है तो इन्हें हिंदू धर्म से निकाला जा रहा है। आज ये सब हिंदू धर्म वाले हो गए हैं जिनका खुद ही अस्तित्व नहीं है, इन लोग का खुद ही भविष्य नहीं है। इन्हें तो वोट के लिए हिंदू में शामिल किया है। आप आइए, हमें वोट दीजिए, हम सत्ता बनेंगे, फिर हम देखिए सर, मेरे बाबा पहले थे, एक ब्राह्मण ठाकुर के घर गए थे, उन्हें ऐसे खटिया पे बैठे थे, उठा दिया गया, कहें ठाकुर के खटिया बैठ गए आप। सर बताइए, आज हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, आज उनसे कम समानता कैसे आई है बता सकते हैं? समानता देखिए सर, हम बता रहे हैं, मायावती जी जब आई सत्ता में तो चमार को पिछड़े जो जाति थे उन्हें लेकर आगे लेकर आई हैं। अखिलेश जी आए, अखिलेश भी कुछ जातियों को ऊपर लेकर आए। अखिलेश जी ने जब मेरिट पे वैकेंसी निकाली तो उन्होंने नहीं देखा कि ये यादव है, ये मुसलमान है, ये गौड़ है, चौहान है, राजभर है, ये नहीं देखा था। ये सब जो सर आपसे बता रहा हूँ कि ये जब जो सब लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मैं यादव हूँ, मैं चौहान हूँ, ये सब ना सर, ये सब इससे कुछ नहीं है। हमारा देश का अस्तित्व बनाओ। आज देखिए सर, अमेरिका कितना आगे चला गया है। ये चाइना देखिए सर, चाइना क्या सोचता है, हमारे अगर देश में एक आदमी कुछ पढ़ लिख कर बने तो वो भी इंजीनियर बने। अगर मैं पेंट करना जान रहा हूँ तो इंजीनियर पेंट बनूँ, तब हमारा देश आगे जाएगा। और आज हम लोग ऑलराउंडर हो गए, कोई टायर खोल कर बना देगा, पेंट हो जाकर घर पेंट कर देगा। सर इससे हमारा देश का, इसीलिए चाइना सबसे आगे निकल गया। और सर जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान पे मरेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। मैं सर बता दूं, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, आने वाला भविष्य उसके बच्चे का, वो जाकर गुजरात में लोहा पीटेगा अंबानी अडानी के नीचे। और जो पढ़ लिख कर, देखिए सर, मैं सरकारी जिस दिन बनूंगा, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी बहन का ज़िंदगी, मेरा रिश्तेदार भी बोलेगा कि वो बन गया, पुलिस है या कुछ भी है, सोचेगा सर, सोचेगा कि नहीं। लेकिन सर मैं बताइए, जिस दिन नहीं बनकर जाऊं और गुजरात में जाकर लोहा पीटूं, सर मेरे ऊपर क्या बीतेगा। सर मैं इतना दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप इस बात को अगर कितनी बुरी अच्छे तरीके से कहेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी सर, वो मतलब इतना दर्द सर भरा है इसमें। अगर चाकू लेकर यहाँ से फाड़ कर दिखाऊं फिर भी आपको हनुमान तो हैं, हूँ नहीं कि फाड़ कर दिखा दूं। लेकिन सर बेरोजगारी और सर बच्चों का भविष्य इसमें नहीं है सर। सर आप इतना कर दीजिए कि ये जो हम जो बातें बोले हैं कुछ आप चढ़ा दीजिएगा सर, कहीं कहीं तो चढ़ाते ही नहीं। हम चढ़ाएंगे, पूरा चढ़ाएंगे सर, आप चढ़ाकर बच्चों का सर इससे जागरूक कीजिए सर। आप भी मत ऐसा करिए कि यादव मुसलमान करके क्वेश्चन पूछिए सर। सर बच्चों का भविष्य बनाइए सर, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा। हम आपके कोचिंग पर भी आएंगे सर। आइए सर, न्यू दिशा कोचिंग सर आइए। और हम सर सुबह वाले बैच में पढ़ते हैं, 7 बजे से 11 बजे वाले बैच में पढ़ते हैं, UPP की तैयारी करते हैं। पहली बार आप वोट कर रहे हैं तो अब सर मेरा पहली बार वोट है और मेरा इस बार सपा है। जनता को क्या कहेंगे आप? सर जनता को यही कहता हूँ भैया, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप हिंदू मुसलमान पे मत लड़िए। देखिए ये तो गुमराह किया जा रहा है। वैक्सीन का अभी आप देखे हैं, मैं भी लगाया हूँ, मुझे हार्ट अटैक लग रहा है, मुझे भी आ जाएगा, लेकिन आप बड़े आदमी होते चले जाएंगे। अखिलेश जी को सरकार दीजिए, सब प्राइवेट हुआ है, सब सरकारी होगा। कांग्रेस को वोट दीजिए, सब जो हुआ है ना प्राइवेट, सब सरकारी होगा, हम लोग फिर नौकरी पाएंगे और फिर हमारा देश आगे जाएगा सर। इससे हमारा देश आगे नहीं जाएगा। और सर उस समय पहले नौकरी आसानी मिल जाती थी, आज कटाप इतना ज़्यादा जा रहा है सर, कंपटीशन कोई कितनों पढ़ने वाले। मेरा सर हाई स्कूल में 80% आया है, हाई स्कूल में इस बार इंटर में दिया हूँ और मैं इंटर UPP की तैयारी भी उसी में कर रहा था एक साथ, क्योंकि मेरे घर की जिम्मेदारी है सर। मैं एक साथ दो मतलब खेल रहा हूँ कि मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए सर। लेकिन क्या करें सर, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट नई वैकेंसी दे, पुलिस का दिया सर, देखिए रिटर्न कर लिया है, अगस्त में बोली है कराने के लिए, अभी होगा कि नहीं वो गवर्नमेंट के ऊपर विचार है सर। आप इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लोग, सपा आपको अगर कुछ भी लग रहा हो, लेकिन सपा को दीजिए यार, भविष्य है बच्चों का, उससे आप हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं हो जाएंगे। जब हमारा राष्ट्रपति हिंदू है और हमारा देखिए हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे सब अधिकारी हिंदू हैं, तो यार भाई तुम लोग कैसे कह रहे हो मुसलमान यार हमारे ऊपर कब्जा कर ले रहेंगे, कैसे कर लेंगे मेरे भाई? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र, ये बताइए संविधान में अनुच्छेद 44 में केवल लिखा गया है, 44 में लिखा गया है कि एक राष्ट्र एक धर्म, मतलब उसी पे बीजेपी वाले थोड़ा सा कूद रहे हैं, लेकिन वो भी
संविधान में लिखा गया है सबको समानता का समानता का अधिकार, और एक मतलब वो अपने धर्म को स्कूल में चाहे पढ़ा सकता है, मतलब उसे धर्म पे रोक छेक नहीं लिया गया। और ये भी लिखा गया है कि हम धर्म पे चंदा भी नहीं ले सकते हैं। संविधान में सब लिखा गया भाई। जब तुम पढ़ोगे तब संविधान के विषय में जानोगे, और जब मैं पढ़ूंगा तब गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जब पकौड़ा बेचूंगा तो कहाँ से भैया पूछूंगा। देख लिए, इसीलिए सरकार शिक्षित लोगों को नहीं करना चाहती, क्योंकि शिक्षित ही समाज की आवाज़ को उठा करके सबकी पतलून गीली करता है। इसीलिए सरकार भी डरती है कि लोगों को शिक्षित नहीं करने दे रही है। युवा एक अपनी जबान कह रहा है, और अब की बार ये युवा जो है अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं जाते जाते मेरा टाइम हो गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, आप मोदी जी, योगी जी, जब आप बच्चों के साथ खिलवाड़ किए हैं, जब युवा, देखिए मैं युवा हूँ, अपने माँ बाप को अगर मैं चाहूँगा समझा दूंगा, मेरे बाप उसी पर रोड देंगे। मैं कह दूंगा साइकिल पे देने के लिए, तो मेरे मम्मी पापा भी साइकिल पे देंगे। तो मैं युवा होकर जाग चुका हूँ। जब आप युवा के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो आपकी सत्ता जाने वाली है। आप सोच लीजिए, बेईमानी कर कर जीते या किसी तरह से जीते, लेकिन आपकी सत्ता जाने वाली है। इस बार नहीं तो अगली बार ही आप चले जाएंगे। इस बार तो हमारे यहाँ धर्मेंद्र यादव जी, हम कह कर चले जा रहे हैं, इस बार धर्मेंद्र यादव जी जीत जाएंगे 100%। मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि सर मैं यहाँ पर रह कर देख चुका हूँ ना पूरा इधर। सर मैं क्योंकि लोकल हूँ, तो सर मैं देख कर बता दिया हूँ लोग का विचार। इस बार सर आपको बता रहा हूँ निरहू जी हार जाएंगे, क्योंकि वो भी यादव हैं, ये नहीं देख कर कह रहा हूँ। क्योंकि सर ये देखिए ना, बेरोजगारी से इन्हें कोई लायक बीजेपी वालों का नहीं, और ये हार जाएंगे निरहू जी, क्योंकि इनका बोल भाषण जो है इनका सही नहीं है। और धर्मेंद्र यादव जी पढ़े लिखे आदमी है। जब पढ़ा लिखा आदमी नेता बनेगा तो बच्चों का भविष्य के विषय में सोचेगा। मैं यही मोदी जी से कह देना चाहता हूँ, योगी जी से, कि आप बच्चों का युवा के साथ नहीं दिए। युवा चले गए बीजेपी छोड़ के सपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए, तो सत्ता आपकी जाने वाली है। कब तक भैया बकरी का माँ खैर मनाएंगे? तो आप जाने वाले हैं। ठीक है भैया, जाइए आप। आज के युवा जाग चुके हैं, पढ़े लिखे युवा लोग सवाल कर रहे हैं और सरकार की पतलून गीली करने में लगे हुए हैं। आप बने रहें ऐसी अपडेट के लिए जनता न्यूज़ लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद।